हेलो। ये मैं कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी की हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसमें ये 3 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, आर रेजिस्टेंस 1.5R और 3R। अब ये सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई दिया है और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उनके नाम रखे गए हैं VA, VB एंड VC। तो ये पूछा गया है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो अब मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करा है। मैंने मान लिया कि यहाँ I करंट फ्लो हो रहा है। अब ये दोनों पैरेलल में 1.5R और 3R, तो करंट डिवाइड हो जाएगा इनके रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। तो रेजिस्टेंस का रेशियो 1.5:3 है, मतलब 1:2 है, तो करंट होगा 2:1। तो करंट, क्योंकि पोटेंशियल करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में आ जाएगा। तो 2I/3 और I/3 आ गया। 2I/3 में 1.5R का गुणा करा, IR आ गया वोल्टेज। I/3 में 3R का करा, ये भी IR, क्योंकि इनके अक्रॉस तो पोटेंशियल सेम आना ही था। अब यहाँ भी IR है, तो बाई दी वे इसके अक्रॉस बराबर है इसके अक्रॉस। ये जरूरी नहीं था होना, पर यहाँ पर है, तो फिर तीनों वोल्टेजेस बराबर हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर जॉइंड इन सीरीज टू ए सेल, देयर रीडिंग्स आर A एंड B। मतलब करंट की रीडिंग A है और जो वोल्ट मीटर रीड कर, जो पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर रहा है वो V है। अब एक रेजिस्टेंस इज नाउ जॉइंड इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर। तो इन पर क्या असर पड़ेगा, एमीटर रीडिंग और वोल्ट मीटर रीडिंग। ऐसे में 4 ऑप्शन है, तो वो 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। करंट वोल्टेज दोनों बढ़ जाएंगे, करंट वोल्टेज दोनों घट जाएंगे, करंट घट जाएगा वोल्टेज बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा वोल्टेज घट जाएगी। अब इसकी करते हैं हम एनालिसिस। क्या करा गया है कि वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया गया है। अब इसकी एनालिसिस अपन किस तरह से करेंगे ये अपन देखते हैं। वो ये रहा। अब ये सप्लाई है, रेजिस्टेंस ए मीटर का R है और RB। तो करंट शुरू में I बराबर E/RA प्लस RB है। तो जब इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ये कम हो जाता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो उससे भी कम होता है, जो सबसे कम होता है। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस RB से तो कम ही है। तो ये दोनों फिर सीरीज में होंगे। ये इसका जो इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में होने, और ये, तो नेट रेजिस्टेंस कम हो गया। तो नेट रेजिस्टेंस अब कम है ये R, तो ये अब इतना है RA प्लस R इंटू RB अपॉन R प्लस RB। तो ये वैल्यू RA प्लस RB से कम है, तो अब करंट की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। अब एक बात, वोल्टेज के लिए आपको मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि मानो ये पहले इसका 1 ओम था, इसके 100 ओम थे। तो पहले वोल्टेज 100/101 इंटू E थी। अब मान लीजिए कि 1:50 है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम तो होगा ही, कुछ भी गिनती मान लीजिए 80। तो अब वोल्टेज जो होगी वो जो रेशियो में जो ज़्यादा थी पहले 100/101, अब 80/81 होगा। तो अब वोल्टेज कम आएगी, क्योंकि जो रेशियो था ना पहले 100:1 था। अब मानो ये 100 की जगह ओवरऑल 80 रह गया, तो 80:1, तो 80/81। और वो 100/101 था, तो 100/101 ज़्यादा होता है। तो 80/81, तो वोल्टेज तो हो जाएगी कम। तो और करंट इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेड ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों किया जाता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में अपन इसको इससे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही अपन एमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो फिर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को रेडियली क्यों रखते हैं, ऐसा पूछा गया है। एक्चुअल में जब करंट पास करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो टॉर्क लगती है, और वो टॉर्क होती है BI/NA sin थीटा या sin अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल होता है बिटवीन। अब वो जो है मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बाद, तो चलो उस अल्फा को, तो उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है 90 डिग्री एंगल।
है मैग्नेटिक फील्ड और जो है करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके जो है, तो बीना साइन थीटा टॉर्क होती है, बीना साइन एल्फा, और एक स्प्रिंग लगी रहती है जो उसको कंट्रोलिंग टॉर्क देती है। जहाँ पर दोनों बैलेंस होती है वहाँ रुक जाती है। तो हम ये चाहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कि जो डिफ्लेक्शन हो वो करंट के प्रोपोर्शनल हो। वो तभी संभव है जबकि कोई आई प्रोपोर्शनल थीटा आ जाए। और आई प्रोपोर्शनल टू थीटा जब भी आएगा जब केवल इस टॉर्क में केवल आई ही वेरिएबल हो। एन तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए एरिया ऑफ द कॉइल है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और एल्फा वो एंगल है। तो एल्फा को भी अपन रेडियली कर दें तो एंगल 90 डिग्री हो जाता है और साइन 91 हो जाता है। तो इसको वेरिएबल नहीं रहने देते, तो फिर आई बराबर आ जाता है। तो क्या काम करने हैं कि अपने को करंट प्रोपोर्शनल टू थीटा करना है, इसलिए उसको मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करते हैं। ये होता है बस, मेक्स डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। अच्छा, अब ये कहता है कि एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा दिया गया। तो ये चाहता है कि कैपिटल आर का मान क्या हो कि इससे जो पावर ड्रॉ हो सेल से वो मैक्सिमम हो। तो एक्चुअल में हमें ये मतलब है कि पावर मैक्सिमम हो। अगर पूछता वो करंट मैक्सिमम हो तो इस कैपिटल आर को 0 रखते, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल दोनों ऐड होंगे तो ये मतलब कम से कम नीचे हो डिनोमिनेटर, तो करंट का मान मैक्सिमम होगा। लेकिन कैपिटल आर का मान 0 होने पर करंट तो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो करंट मैक्सिमम मिलने से लेकिन पावर 0 होगी, क्योंकि पावर होती है आई स्क्वायर इंटू आर और आर का मान क्या है 0। तो हमारा पर्पज़ यहाँ कुछ और है कि हम आर को 0 वैल्यू से बढ़ाते जाएं। तो किसी ने कहा कि इसको इन्फिनिट रख दो तो पावर मैक्सिमम मिल जाएगी। नहीं, फिर भी नहीं मिलेगी। क्यों? इन्फिनिट रखने से करंट फ्लो नहीं होगा। तो आई स्क्वायर इंटू आर निकालेंगे तो आई नहीं होगा तो इंटू आर क्या कर लेगा, ये इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर लेगी। तो आर का मान, ये मैथमेटिकल सवाल है, आर का मान जब स्मॉल आर के बराबर होता है उस समय पावर मैक्सिमम होती है। और पूछा करंट कब मैक्सिमम है, जब कैपिटल आर का मान 0 हो, क्योंकि उस समय करंट ई अपॉन स्मॉल आर होगा। तो अब इसको क्या करें कि पहले पावर को निकालें फिर उसको मैक्सिमाइज करें। तो मैक्सिमाइज में या तो डिफरेंशिएट करें या AM ग्रेटर देन GM लगा दें, जैसा मैथमेटिक्स बने वैसा करना पड़ता है। तो पावर ई अपॉन आर प्लस आर तो करंट हो गया, इसका होल स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये करते चले गए, आर को नीचे ले आए, तो स्क्वायर में घुसेगा तो √2r। तो अब ये चीज़ को, अंदर वाली चीज़ को मुझे मिनिमाइज करना है। यहाँ पर कैपिटल आर वेरिएबल है, तो हम चाहें तो इस पूरे एक्सप्रेशन को कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दें। कैपिटल आर वेरिएबल है, स्मॉल आर वेरिएबल नहीं है। स्मॉल आर तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब इसके डिफरेंशियल को 0 करेंगे तो कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के बराबर आ जाएगा। और एक और होता है कि इसका मान जब दो संख्याओं का जोड़, उसका मान तब बराबर होता है, तब मिनिमम होता है जब AM इज ग्रेटर देन GM। तो जब ये दोनों बराबर हो, और जब बराबर हो तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर आ जाता है। तो ये कहलाती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स व्हेन इट्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। तो ये कोई खास थ्योरम वेरम नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है उसको पावर को मैक्सिमाइज करना या डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना। डिनोमिनेटर को मिनिमाइज, ये तो मैथमेटिक्स की बात है। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, आर बराबर कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर आ जाएगा। अब जो है 31वां सवाल क्या है कि हीटर है। तो हीटर एकदम आपने स्विच ऑन करा, तो स्विच ऑन करते ही उसमें करंट पहले एकदम बढ़ेगा। स्विच ऑन करोगे तो करंट बढ़ेगा, फिर क्या है कि वो धीरे धीरे गर्म होता चला जाएगा। तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसका करंट का मान घटता जाएगा। तो गर्म होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो फिर गर्म होता जाएगा, तो एकदम थोड़ी गर्म हो जाएगा। तो गर्म होता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, इसलिए इसका ये स्लोप आ गया, ये आ गया। तो फिर आप कहोगे फिर कांस्टेंट कैसे हो गया करंट, क्योंकि फिर आपने देखा होगा कि अपन घर में खाना बना रहे हैं
तो ऐसे थोड़ी है कि अपन ने गैस चालू कर दी तो तवा लगातार गर्म होता ही चला जाता है, और 2 दिन तक तवा छोड़ दिया मैंने, या 4 घंटे 8 घंटे तक छोड़ दिया गैस पर, तो कभी देखा है आपने तवा पिघलता हो? कभी नहीं पिघलता। क्यों नहीं पिघलता? क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो फिर कांस्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर एक नियम होता है कि हीट के आने की रेट गैस से और उसके निकलने की रेट बराबर हो जाती है। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो तो पहले से टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? पहले रेट ऑफ कूलिंग कम है, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दी सराउंडिंग होती है। तो पहले अपन ने जो हीट दी तो पहले हीट मिल ज़्यादा रही है और कूलिंग कम हो रही है, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फिर टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता गया तो रेट ऑफ कूलिंग बढ़ती गई, और हीट तो हम कांस्टेंट रेट से दे ही रहे हैं। गैस अपन ने जिस पे लगा रखी है, मीडियम पे या हाई पे, वो ही है, वो तो निश्चित है। तो वो निश्चित है, तो हीट तो कांस्टेंट रेट से दे रही थी। जब हीट के आने की रेट और निकलने की रेट बराबर हो जाएगी तब वो तवे का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो फिर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट तो V/R है। तो ये चलता है, रेजिस्टेंस जितना बढ़ना था बढ़ लिया, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट। तो फिर पहले शुरू में पीक पे पहुंचता है करंट, फिर घटने लगता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। फिर रेजिस्टेंस फर्दर नहीं बढ़ता, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से, फिर टेम्परेचर का बढ़ना ही बंद हो जाता है। जब ये है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 रेजिस्टेंस ABC है, वैल्यूज 3R, 6R and R, 3R, 6R and R respectively, when some potential difference is applied with the thermal power dissipated by ABC are in the ratio। अब ये कह रहा है कि ये इसी तरह का सवाल अभी अपन ने कराया था, जो 3 वोल्ट मीटर लगे हुए थे वैसा ही है। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी करंट मान लीजिए I, तो 3 तो I में से 2I/3 यहाँ होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में करंट उनके रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होगा। तो यहाँ I है तो 2I/3, और यहाँ I/3, और यहाँ पर I, तो इसमें पावर तो हो गई I²R, और उसमें देख लीजिए क्या होगी, I²R होगी, और इसमें क्या होगी 2I/3 का होल स्क्वायर इंटू 3R, कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पर I/3 का होल स्क्वायर इंटू 6R। तो ये मैंने सभी कैलकुलेट अपन ने करी। तो ये आ गई 4/3I²R, और ये आ गई 2/3I²R, और ये आ गई I²R। तो I²R को मैंने लिख दिया 3/3I²R। तो I²R/3 सब में मौजूद है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:2:3, 4:2:3। ये चीज हो गई। अब आता है जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है 500 वाट्स का। तो जो भी कोई बल्ब होंगे वो डिज़ाइन होते हैं किसी न किसी वोल्टेज के लिए, और बल्ब की पावर होती है V²/R। अब उन्होंने कह दिया V²/R 100 वाट का है, तो वोल्टेज आपको बतानी पड़ेगी कि सब वोल्टेज 2 से 20 है। तो 2 से 20 कहते हैं उसका रेजिस्टेंस डिसाइड हो गया कि 2 से 20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R इक्वल टू 100 वाट। अब रेजिस्टेंस निश्चित हो गया। अब तुम उसको यदि वोल्टेज ज़्यादा दोगे तो वोल्टेज के रेशियो में उसकी पावर बढ़ जाएगी, वोल्टेज कम दोगे तो वोल्टेज के स्क्वायर के रेशियो में, क्योंकि पावर होती है V²/R। तो आप बोलोगे पावर V²/R होती है तो पावर तो I²R भी होती है, तो V²/R क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई जो बिजली विभाग देता है वो V कोई फिक्स दे रखी है उसने, 220 वोल्ट, उसी के लिए सब डिजाइन, सारे बल्ब, सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सभी उसी वोल्टेज के। अब इसने बता दिया तो फिर उनके लिए डिजाइन है, तो उनके रेजिस्टेंस निश्चित हो चुके हैं कि इतने बल्ब है तो V²/R बराबर पावर कर दीजिए। अब जो पावर अपन खरीद के लाए जितने बल्ब होगा, और V बिजली विभाग का फिक्स है, तो R पहले से ही निश्चित है कि भाई 100 वाट का बल्ब है तो उसका ये रेजिस्टेंस होगा, 50 वाट का है तो इतना होगा। तो इसमें से 100 वाट और 50 वाट की बात करें या 60 वाट की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है? 60 वाट वाले का ज़्यादा होता है, क्योंकि V²/R बराबर 60 लिखेंगे और V²/R बराबर 100 लिखेंगे। V दोनों में सेम है, तो जिसका R कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब 500 वाट्स एट 100 वोल्ट इज यूज्ड इन ए सर्किट हैविंग ए 200 वोल्ट सप्लाई। अब उसको 100 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 200 वोल्ट की सप्लाई थी, तो हम क्या काम करेंगे, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे। सीरीज में
रेजिस्टेंस लगा देंगे जिससे कि जो 200 वोल्ट की सप्लाई है वो 100 वोल्ट की सप्लाई उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाए। तो यहाँ पर तो सीधा 200 वोल्ट दे रहे हैं, 100 वोल्ट के लिए डिजाइन था, 200 वोल्ट दे रहे हैं, तो आधी वोल्टेज इसके पास है, तो आधी वोल्टेज इसके पास है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है। तो जो रेजिस्टेंस इस बल्ब का था उतने का ही लगा, तो आधी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, क्योंकि ये 200 वोल्ट आप दोगे तो ये बल्ब जो है एकदम जल जाएगा। पावर तो दे देगा ये 4 गुनी, क्योंकि 100 वोल्ट से 200 वोल्ट करते ही पावर तो ये 500 वाट की जगह 2000 वाट का हो जाएगा, लेकिन 2000 वाट का स्टैंड ही नहीं करेगा ना, वो तुरंत फ्यूज हो जाएगा। तो जो 500 है, 500 वाट V स्क्वायर अपॉन आर है, 100 स्क्वायर अपॉन आर, तो इससे आ गया, क्योंकि 100 वोल्ट दे रही थी, वो 100 वोल्ट के लिए डिजाइन था और वो 500 वाट का था, तो उसका आर ये था 20 ओम। अब हमने 200 वोल्ट सप्लाई दे दी, तो 200 वोल्ट सप्लाई इस बल्ब को नहीं मिलनी चाहिए, बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दो, तो 200 वोल्ट की जगह इसको 100 वोल्ट मिले। तो जब 100 वोल्ट ही मिले और 100 इसके अक्रॉस है तो ठीक है, तो 20 ओम का ही हो। तो आर ये 20 ओम है। अब आता है 35वां सवाल। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स A and B आर डिजाइन फॉर द सेम वोल्टेज, देन पावर रेटिंग्स आर दिस एंड दिस विद PA ग्रेटर इफ दे आर जॉइंड इन सीरीज अक्रॉस। अब 2 बल्ब हैं जिनकी पावर PA और PB है। A बल्ब की पावर B बल्ब की पावर से ज़्यादा है, लेकिन वो किसी वोल्टेज V के लिए डिजाइन है, तो V तो दोनों के लिए सेम ही होता है ना, अभी तो बताई थी कि सारे जो अपने घर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सब वो पैरेलल में लगी हुई है, सबको वोल्टेज की सप्लाई समान मिल रही है। तो जो बल्ब ज़्यादा पावर का है उसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसने ये पूछा है कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा कम है। तो बल्ब इसने ऐसे नहीं पूछा, इसने क्या करा है कि फिर इन दोनों बल्बों को सीरीज में लगा दिया। अब पावर कौन ज़्यादा देगा, अब जब सीरीज में लगा दिया तो करंट सेम है, तो जब करंट सेम है तो कंपैरिजन करना चाहिए हमको आई स्क्वायर आर से, क्योंकि अब बी स्क्वायर अपन आर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बी तो दोनों के अक्रॉस अलग अलग है। तो आई स्क्वायर इंटू आर से कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन सही होगा, क्यों करंट तो सेम हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर ए और आई स्क्वायर आर बी, लेकिन आर ए जो है वो कम था, क्योंकि पावर पी ए ज़्यादा थी तो आर ए कम था, क्योंकि जितने भी बल्ब डिजाइन है वो तो पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिजाइन है ना, तो वी स्क्वायर अपॉन आर ए से ही तो रेजिस्टेंस डिसाइड होंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर से। तो बस, तो अब सीरीज में आते ही तो वो बल्ब कम पावर देगा जो पहले कभी ज़्यादा दे रहा था, लेकिन दोनों मिला के भी अब वो नहीं देंगे जो कम दे रहा था उसके बराबर भी नहीं आता, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट हो जाने से उनको प्रॉपर वोल्टेज ही ना मिल रही। तो इसी तरह का एक और अगला सवाल है कि उसमें n बल्ब हैं, हर एक p पावर का है, अब उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, अब उन सबको मिला के खुराक जो है v मिल रही है, पहले अकेले को v मिल रही थी, अब सारे मिला के कितने के पावर के होंगे, तो हम पहले करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। v अपॉन एन आर करंट हो गया, क्योंकि आर एन दफे करंट, एन बल्ब है तो एन का गुणा कर दिया इंटू एन आर, क्यों आई स्क्वायर आर होती है ना पावर। अब रेजिस्टेंस तो एन आर हो गया, तो आप कहोगे सीरीज में रेजिस्टेंस तो बढ़ गया तो पावर बढ़ जानी चाहिए। अरे पावर तो बढ़ जाती अगर उसी रेशियो में आप जैसे रेशियो में लगाएं उसी रेशियो में आप वोल्टेज तो आपने वही दे रखी है, तो वोल्टेज डिवाइड हो गई ना, वोल्टेज डिवाइड हो गई, तो V अपॉन एन आर का होल स्क्वायर इंटू एन बल्ब इंटू एन आर, तो क्या रहेगी पावर V स्क्वायर अपॉन एन आर। और पहले कहाँ V स्क्वायर अपॉन आर एक ही बल्ब की थी, अब सारे बल्बों की मिलकर P बाई एन है। एक बल्ब की जो पहले पावर थी उसका भी एनवा हिस्सा, मानो 10 बल्ब हैं और 100 वाट के हैं, अब 10 के 10 बल्ब 10 वाट के। कैसे, एक बल्ब 100 वाट का था, सब पैरेलल में लग रहे थे, सबको बराबर वोल्टेज मिल रही थी, सबको भी वोल्टेज मिल रही थी, तो सबकी पावर क्या आती 100 इंटू 10। अब वो 100 वाट के बल्ब सबको सीरीज में लगा दिया गया, तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज 1/10 हो गई और पावर होती है V स्क्वायर अपॉन आर, तो हर एक की जो पावर है वो 1/100 हो गई। तो पावर जब 1/100 हो गई वो तो अब ऐसे ही यहाँ पर समझ में आ गया P बाई एन सबकी। तो एक बल्ब की क्या होगी P बाई एन, एक की निकालना हो तो एक की निकालना, V अपॉन एन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या हो गया P अपॉन एन स्क्वायर। तो ये मैंने आपको